हेलो, वेलकम यू ऑल गाइज इन जीके बिट। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अपने आखिरी लेक्चर में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, दैट इज आर्हेनियस इक्वेशन, और उसके डेरिवेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट। राइट, आपके एनसीईआरटी के लास्ट सेगमेंट में ये पार्ट दिया हुआ है। दैट मीन्स अगर आपके एनसीईआरटी में गिवन है तो राइट, आपके हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आइडिया रहना दिमाग में काफी जरूरी है। तो चलिए हम इस लेक्चर को नए जोश और एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। जैसा मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, इस लेक्चर में भी बोल रहा हूँ, पेन और नोटबुक को लेके बैठ जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट बातें निकल के आएंगी यहाँ से आप उसे पैरेलली नोट करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला है डेरिवेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। राइट, हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्हेनियस इक्वेशन की डेरिवेशन की। तो ये दो थियरीज के ऊपर बेस्ड है। राइट, ये जो पूरा का पूरा डेरिवेशन है ये दो थियरीज के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे जो पहला थ्योरी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और दूसरा कॉलिजन थ्योरी। राइट, तो इन्हीं दोनों थ्योरी को कंबाइन करके आर्हेनियस का इक्वेशन आया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला देखते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या है। इसे आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, इवन केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर है गैसियस स्टेट, जो कि आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। उसके अलावे आपके क्लास 11th के फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एक चैप्टर है, वहां भी आपने पढ़ा है। तो आपको पता है कि इसमें दिया हुआ हर एक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक रैंडम मोशन में होते हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स, और आपस में वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो वहीं पे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑल मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव इक्वल एनर्जी, सो देयर विल अ फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। दैट मीन्स हर एक मॉलिक्यूल के पास बराबर एनर्जी नहीं होता। राइट, आपने इस तरह का मैक्सवेल का एक डिस्ट्रीब्यूशन कर भी पढ़ा होगा, जो कि क्या होता है आपको पता होगा कि इसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी हम लोग बोलते थे। राइट, एमपी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है। राइट, तो दैट मीन्स कुछ एक मॉलिक्यूल्स ही होता है जो पार्टिकुलर लिमिट से ऊपर एनर्जी रखता है, और जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में क्या होता है, कैपेबल होता है। तो सिंपली पता है अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो उसमें कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे जो प्रोडक्ट में एक पार्टिकुलर एनर्जी लेवल से क्या होता है, ऊपर होते हैं और कन्वर्ट हो पाएंगे। राइट, तो वही बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ऑल मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव इक्वल एनर्जी। खास करके यहाँ जो एनर्जी की बात करें हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। राइट, सो देयर विल बी फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। तो बहुत कम ही मॉलिक्यूल्स होगा जो एक्टिवेटेड होगा। एक्टिवेटेड कहने का मतलब क्या है कि वो अपने इस जो पता है ये वाला कर्व आपको याद होगा, दिस इज योर रिएक्टेंट, दिस इज योर प्रोडक्ट। तो इस पॉइंट पे अगर कोई मॉलिक्यूल पहुंच जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बोलते हैं। राइट, उससे जो पहले जो भी मॉलिक्यूल्स होगा सब क्या कहलाएगा, डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। तो जो भी इस एनर्जी लाइन को पार कर जाएगा, इस यहां तक पहुंच जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। सिंपली। राइट, तो बहुत ही कम फ्रैक्शन में ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो क्या होते हैं, एक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं। तो वो जो फ्रैक्शन है कि कितना मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड रहेगा, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला। वो आपका क्या है, फैक्टर है। कौन सा? तो वो जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, e टू द पावर माइनस EA बाय RT। एक्चुअली आप इसको कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के टर्म में। और जो आपको रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपने पढ़ा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, दिस F। तो ये जो आपका कॉलिजन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, जितना ज्यादा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा। तो आपको F का वैल्यू काइनेटिक थ्योरी से आया है, एंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड टू दैट फ्रैक्शन। राइट, तो अब इसमें तो ये तो पहला पार्ट हो गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से। हमने क्या लिखा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड दिस F इक्वल टू दिस वन। तो आप बोल सकते हो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E टू द पावर माइनस EA बाय RT। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइनली लिखे तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E टू द पावर माइनस EA बाय RT। ये वाला पार्ट तो आ गया है, बहुत सिंपल है। अब ना कॉलिजन थ्योरी क्या कहता है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कॉलिजन थ्योरी, सॉरी गाइज फॉर द सम डिस्टर्बेंस। तो यहां देखिए आपको कॉलिजन थ्योरी क्या बोलता है कि कॉलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। राइट, क्या बोलता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। एंड दिस कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय जेड। तो यहां मैंने कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट किया, जेड से। और ये जो F है ये क्या, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। राइट, कि कितना मॉलिक्यूल है जो एक पार्टिकुलर एनर्जी बैरियर को पार कर पाया है। क्लियर है। और आपको पता है कि रेट जो है रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, जेड के, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के। तो जितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा उतना ही ज्यादा किसका वैल्यू होगा, जेड का। और आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट होता है। आपने पढ़ा होगा ये वाला इक्वेशन, R इक्वल टू
K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट टू द पावर n। तो रेट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखें तो। ना अब एक टर्म आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन। आपने कॉलिजन में पढ़ा होगा कि सपोज दैट एक रिएक्टेंट है और ये दूसरा रिएक्टेंट है, तो इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है। अगर ये प्रॉपरली ओरिएंट नहीं होगा तो इनइफेक्टिव कॉलिजन होगा और वो कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर आपको कॉलिजन थ्योरी को डिटेल्स में जानना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं, जहां हमने इन डिटेल्स इस कॉलिजन या कॉलिजन थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। तो समझ में आ गया क्या कहलाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन और ओरिएंटेशन फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर, राइट। इसको टू द पॉइंट सिंपल लैंग्वेज में समझो तो 10 मॉलिक्यूल कोलाइड किया तो उसमें से कुछ एक मॉलिक्यूल ही होगा जो प्रॉपरली ओरिएंट होगा। तो यहाँ दोनों फैक्टर कैसे काम किया, जो हमने ये दोनों थ्योरी को कंबाइन किया। टोटल मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स है, जिसमें से 50 मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके पास एक पार्टिकुलर एनर्जी लेवल से ऊपर की एनर्जी है जो प्रोडक्ट में जाने के लिए केपेबल है, राइट। तो मान लीजिए अब जो वो मॉलिक्यूल कि क्या कर सकता है, प्रोडक्ट में जा सकता है, उसमें से भी कुछ मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन क्या होगा, इफेक्टिव होगा और कुछ का इफेक्टिव कॉलिजन नहीं हो पाएगा। तो जिसका इफेक्टिव कॉलिजन नहीं हो पाएगा वो प्रोडक्ट में नहीं जा पाएगा, राइट। तो दैट मीन्स सबसे पहला तो बैरियर क्या लगेगा, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से ऊपर की एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरा उस एनर्जी होने के बाद भी उसका कॉलिजन क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट में काम कर पाएगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर आएंगे, एक तो आपका एनर्जी वाला फैक्टर और यहाँ प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए फैक्टर, राइट। तो ये जो P वाला फैक्टर है ये प्रॉपर ओरिएंटेशन को, या इसको ओरिएंटेशन फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। और ये जो F है ये आपको है फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड एनर्जी, दैट मींस वो फ्रैक्शन जिसके ऊपर क्या होता है, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से ऊपर का मॉलिक्यूल है, एंड दैट Z इज योर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है PZ को अगर हम एक साथ ले लें तो ये F वाला का वैल्यू हमने इस प्रीवियस वाले इक्वेशन से लाया है, F इक्वल टू क्या होता है, तो उस F को अगर आप यहाँ पे रखो तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, PZ इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT, राइट। और ये मैंने यहाँ पे K कैसे लाया, क्योंकि आपको पता है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F और यहाँ रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, K। तो जहाँ पे रेट है उसकी जगह हम K का टर्म यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से P इंटू Z जो आ गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनएस कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, राइट, या कॉलिजन फैक्टर। आपको क्लियर है, K रेट कांस्टेंट, E पता है एक्सपोनेंशियल नंबर है जिसका वैल्यू 2.71 होता है, माइनस EA बाय RT, एंड दिस इज योर आरएनएस इक्वेशन, राइट। तो ये आपको समझ में आएगा, एक बेसिक सा डेरिवेशन है। आपको आइडिया इतना ही रखना है कि रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में जाने के लिए जो आरएनएस इक्वेशन है ये दो थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, काइनेटिक थ्योरी और दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर, राइट, या ओरिएंटेशन कॉलिजन थ्योरी के ऊपर, राइट। तो दो फैक्टर हमेशा एक साथ काम करेगा कि हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी पर्टिकुलर लेवल से ऊपर होना चाहिए और दूसरा कॉलिजन क्या होना चाहिए, प्रॉपर्ली ओरिएंटेड होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आपको दो कांस्टेंट दिख रहा है, एक P जो है प्रोबेबिलिटी है और दूसरा ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। तो इन्हीं दोनों को मल्टीपल या प्रोडक्ट आपका क्या कहलाता है, A कहलाता है, राइट। बहुत ही सिंपल सा पार्ट था ना। अब हम बात करें इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की, तो ये क्या होता है, कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ, राइट, कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट जा रहा है तो जैसे ही कैटलिस्ट डालते हैं ना वो एक अलग रास्ता दिखा देता है, जिस रास्ते से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है उससे नहीं जाता, वो क्या करता है, रास्ते बदल लेता है। तो अब देखिए दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो क्या होगा, रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी को अल्टर नहीं करता, बस रास्ते को बदल देता है। या तो ये देखिए आपका नेचुरल पाथ है, या तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज करा देगा, या एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करा देगा, राइट। दैट मींस उसके पाथ को अल्टर कर देगा, या तो रिएक्शन ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा। अगर कोई कैटलिस्ट, मान लो ये जो आपका EA डैश है ये क्या हो गया, ग्रेटर देन EA हो गया, तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया, बढ़ा दिया, तब इसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर। क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। और निगेटिव कैटलिस्ट क्या बोलते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट, राइट। समझ में आ गया। अगर कोई एक्टिवेशन एनर्जी, यहां देखिए EA डैश जो नया एक्टिवेशन एनर्जी है ये क्या है, लेस देन EA है, राइट, ये वाला आपका नेचुरल पाथ है, तब ये क्या कहलाएगा, सिंपली इसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, पॉजिटिव। तो गाइस बिल्कुल सिंपल में आ गया कि कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के एनर्जी में कोई चेंज नहीं लाता या डेल्टा H में कोई चेंज नहीं लाता है, बस क्या करता है कि एक अल्टरनेट पाथ बना देता है, जिससे क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंजेज आ जाते हैं। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया तो वो रिएक्शन को क्या करेगा, स्लो कर देगा, राइट। दैट मींस इनहिबिटर का की तरह काम करेगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसे घटा देगा, जबकि इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा,
इंक्रीज कर जाएगा। तो सिंपल है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी घट गया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो अब कम ही एनर्जी के बाद मॉलिक्यूल क्या कर पाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएगा, यहां से जाएगा यहीं से पार कर जाएगा। लेकिन जैसे ही यार ये जस्ट लगेगा यार सामने एक माउंटेन रखा है, अगर कुछ चीज ऐसा हुआ कि माउंटेन का हाइट बढ़ गया तब आपको उस पार जाने के लिए क्या होगा, और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, दैट मींस उस तरफ जाने के चांसेस और कम हो जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा, राइट। सिंपल सा बात है। अब ना बात करें कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट आर जनरली ट्रांजिशन मेटल्स। जो मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट होते हैं वो क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो आपको पता है दे प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया। वो क्या करता है, ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दे हैव अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पता है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +2 होता है या +3 होता है, ऐसे कॉपर में जाओगे तो +1 या +2 होता है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, मोस्टली जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा पाउडर फॉर्म में वेराइटी ऑफ सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट को हम लोग कहाँ से यूज करते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स को, राइट। तो अब इसमें नेक्स्ट एक छोटा सा पार्ट और बच गया जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे, वो है आपका पैरेलल एंड सीरीज रिएक्शन। तो हेलो गाइज, तो आज हम लोग जो है इसमें अब देखने वाले हैं दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिसमें से एक अपने पास है पैरेलल रिएक्शन और दूसरा है सीरीज रिएक्शन। तो सबसे पहले जैसे हम बात करें सीरीज रिएक्शन की, तो आपको पता है कि कोई रिएक्टेंट ए है जो किस में कन्वर्ट हुआ, बी में, और फाइनली वो बी किस में कन्वर्ट हो गया, सी में, राइट। तो ए से बी गया और बी फर्दर किस में चला गया, सी में चला गया। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सीरीज रिएक्शन। तो अब ये ध्यान से देखो कि सपोज दैट दिस कांस्टेंट, इसको हम लोग K1 मान लेते हैं, दिस कांस्टेंट इज K2। तो यहां देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए के रेस्पेक्ट में, लॉजिकली समझो t = 0 पे मान लो ये मैं क्या ले रहा हूं 10 मोल इनिशियली, राइट। तो ये क्या रहेगा 0 और सी भी क्या रहेगा 0। तो कुछ पार्टिकुलर टाइम पे ये मान लो 6 मोल कंज्यूम हो गया, तो ये बचेगा कितना 10 - 6 मोल, राइट। दैट इज योर क्या बच गया 4 मोल, वैल्यू कितना बच जाएगा 4 मोल बच जाएगा, राइट। तो ये जो 6 मोल बना इधर, तो इसमें से भी कुछ ना कुछ कहाँ जाएगा, सी की तरफ जाएगा। सपोज दैट इसमें 6 में देखो यहाँ से क्या हुआ, 1 से 1 बन रहा है, अगर ये 6 कंज्यूम हुआ है तो बचा कितना 4, तो बी 6 बन चुका, लेकिन 6 में से भी कुछ कहाँ चला गया होगा सी में। तो सपोज दैट 2 मोल कहाँ चला गया सी में, राइट। तो ये बनेगा भी कितना 2 मोल सिंपली। तो ये बचा हुआ तुम्हारा कितना रह जाएगा 4 मोल, राइट। तो ओवरऑल देखो जो 10 मोल था ए, फाइनली क्या हुआ 4 मोल का ए बचा, 4 मोल बी बना और 2 मोल क्या बन गया तुम्हारा सी बन गया, राइट। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कैसे करते हैं, तो सिंपली ध्यान से देखो, तो dA/dt, ए किस रेट से कंज्यूम हो रहा है उसको हम लोग K × A लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट आपको पता है, रेट लॉ से सिंपली है। सिमिलरली सी किस रेट से बन रहा है dC/dt, तो पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा K × B, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए ये जो B है, तो यहां पे अब आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना कि बी को लेके हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो ए के लिए तो बहुत सिंपली लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला बेसिक है। सिमिलरली सी के लिए भी क्या लिख सकते हैं, बी के टर्म में लिख सकते हैं। तो अब dB/dt बी की बात करें तो ये बना कैसे, ए जिस रेट से कंज्यूम हुआ, तो ए का रेट ऑफ कंजप्शन कितना था 6 का, राइट। ए का रेट का कंजप्शन कितना था 6 का, और सी का फॉर्मेशन कितना है, ध्यान से देखो 2 का, तो बचेगा बी कितना 4, तो 6 - 2, दैट मीन्स ए किस रेट से आ रहा है और सी किस रेट से जा रहा है उसको घटा देंगे। ये लॉजिकली सिंपल है। तुम्हारे पास मान लो 6 रुपए आया और 2 चला गया, तो बचा कितना, तो किस रेट से आया और किस रेट से गया दोनों को घटा दोगे तो तुम्हारे पास बचा हुआ रह जाएगा। तो सिमिलरली जैसे ही हम dB/dt की बात करते हैं, ये किस रेट से ए क्या आ रहा है बी के फॉर्म में आ रहा है तो वो है, और किस रेट से बी सी में चला जा रहा है उसका है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी निकल जाएगा। बी किस रेट से क्या होगा, फॉर्म हो रहा होगा। तो अब ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन में क्या करते हैं कि हम इसको इस साइड लेके चले जाते हैं, तो dB/dt, राइट, ये वाला तो पार्ट है, प्लस K × B हो जाएगा, और इसका वैल्यू तुम्हें पता है किसके बराबर है, dC/dt के। तो ध्यान रखिएगा ए का जो रेट ऑफ कंजम्पशन है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी या प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। दैट मीन्स ए किस रेट से कंज्यूम हो रहा है वो किसके बराबर होगा, कि बी किस रेट से और सी किस रेट से फॉर्म हो रहा है। तो दोनों के रेट ऑफ फॉर्मेशन को अगर हम सम कर दें तो वो क्या निकाल के देगा, ए का रेट ऑफ कंजम्पशन, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, ये वाला एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया। एक सिंपल सा कर्व है
कि आपको ए क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है और बी और सी इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो कोई जरूरी नहीं है ये भी सी हो सकता है, ये भी बी हो सकता है, तो दैट इज अनदर फैक्टर। ना दूसरा अब अपना है पैरेलल रिएक्शन कि ए क्या हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है और वही ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो कितना फ्रैक्शन में ए में कन्वर्ट हो रहा है और कितना फ्रैक्शन सी में कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग इसकी बात करेंगे। तो आपको पता है सिंपली ए का रेट ऑफ क्या होगा, किस रेट से वो जा रहा है, तो ये दो तरफ जा रहा है, एक बी के तरफ और एक सी के तरफ। तो बी के तरफ जा रहा है तो उसका K1 है और सी के तरफ जा रहा है तो वो कांस्टेंट क्या है, K2 है, राइट। तो सिमिलरली हम इसको इस दो टर्म में लिख सकते हैं, सिंपल ही है बी के तरफ और सी के तरफ जाने का। क्योंकि ए अगर मान लो 5 मोल है, कितना है 5 मोल है, हो सकता है ये 1 मोल इधर चले जाए और 2 मोल इधर चले जाए, राइट। तो ये कंज्यूम कितना हो जाएगा 3 मोल, राइट, क्योंकि एक 1 और 2 इधर आ गया है, तो ये बचे कितना रह जाएगा 2 मोल, राइट। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करेंगे। तो dB/dt मतलब B का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, K1 इंटू ए, और C का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, तो K2 इंटू ए। और अगेन आप ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये किसके बराबर हो जाए, K1 इंटू ए प्लस K2 इंटू ए, और इसका वैल्यू किसके बराबर है। तो ओवरऑल देखिए किसी भी तरह का रिएक्शन हो, पैरेलल हो या सीरीज रिएक्शन हो, ये वाला एक्सप्रेशन दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है, राइट। तो फाइनल वैल्यू आपको निकाल के वही देगा। तो ये वाला जो यूनिवर्सल एक्सप्रेशन है आप सीरीज रिएक्शन एज वेल एज पैरेलल रिएक्शन दोनों जगह अप्लाई कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ए से बी और सी बन रहा है, तो बी कितना परसेंट बनेगा और सी कितना परसेंट बनेगा, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट। ये तुम सिंपली डिवाइड कर सकते हो बी बाई टोटल और इसको सी बाई टोटल। तो यहाँ से तुम्हें क्लियर आइडिया लग जाएगा परसेंटेज ऑफ बी एंड परसेंटेज ऑफ सी क्या होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेलल एंड सीरीज रिएक्शन और उसके एक बेसिक मैथमेटिक्स को। तो इस तरह से हमने अपने केमिकल काइनेटिक्स में हर एक पॉइंट को कवर किया है, चाहे केमिकल काइनेटिक्स किसको कहते हैं वहां से लेके उसमें क्या सारे फैक्टर्स थे, किस तरह से इन्वॉल्व था, उसमें कौन कौन से रिएक्शंस थे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह का कैलकुलेशंस आता है, हमने सारे चीज को 1 बाय 1 करके कवर किया। तो आई होप यू गाइज कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आया होगा। थैंक यू। तो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग नेक्स्ट किसी चैप्टर को लेके आएंगे, तब तक स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू गाइज।